नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स के एलएलबी 3 ईयर्स के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और कल एलएलबी ऑनर्स में सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर रहा होगा पॉलिटिकल साइंस थर्ड का, उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी ऑनर्स के सेकेंड ईयर के अगले पेपर की, जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। और जो आपका सिलेबस है उसमें पहली यूनिट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरियस सोर्सेज हैं वो क्या हैं, सैलेंट फीचर्स क्या हैं, जो संविधान की विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और संविधान का जो नेचर है, प्रकृति कैसी है, फेडरल है, यूनिटेरी है या क्वासी फेडरल है, किसने उसके विषय में क्या कहा, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों है, और अगर यूनिटेरी है तो क्यों है, किस स्थिति में यूनिटेरी हो जाता है, किस स्थिति में फेडरल हो जाता है। इस प्रकार के टॉपिक्स हैं। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, एवी डायसी का रूल ऑफ लॉ मुझे लगता है आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के पहले से रखा होगा। और मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस में पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है। दूसरी यूनिट जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो तमाम सारी पावर्स हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो उसकी पावर्स हो, चाहे वो फंक्शंस हो फिनांस से संबंधित। और वहाँ पे जो कई सारे डॉक्ट्राइंस हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस है, और डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी विषय पर टसल ना हो, किसी भी विषय पर टकराव ना हो, एक राज्य के बनाए कानून में और दूसरे राज्य के बनाए कानून के आपस में टकराव ना हो, उसको लेकर के उन सारी चीज़ों को स्मूथली कैसे फंक्शन में लाया जाए, उसको लेकर के वो सारे डॉक्ट्राइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तीसरी यूनिट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स को लेकर के, जिसमें आपको पार्लियामेंट पढ़ना होता है, पार्लियामेंट की जो संप्रभुता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी जिसको बोलते हैं वो पढ़ना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब संसद में रहने वाले, संसद में जो रहने वाले से मेरा मतलब है कि संसद के अंतर्गत लोकसभा के राज्यसभा में और विधानमंडल में मीन्स विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको क्या विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून कहते हैं। अगर एक सांसद अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसकी जो संसद की सदस्यता है या जो विधानसभा की सदस्यता है, विधानमंडल की सदस्यता है, उस पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट है कि कैबिनेट की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पार्लियामेंट के प्रति, 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चीज़ें हैं। और जुडिशरी में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन, कितने प्रकार के जुरिडिक्शन होते हैं, अपीलेट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तो जो तमाम सारे क्षेत्राधिकार हैं उसको लेकर के आपके टॉपिक्स हैं। और वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर के, और एक आपका जो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन का, कि किस विषय पर न्यायालय कह देगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व है और इस मामले को पॉलिटिकली ही सुलझाया जाना चाहिए। चौथी यूनिट जो आपकी है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है, इमरजेंसी है उसमें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचे का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उसके विषय में। और स्टेट की जो कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्सियस लायबिलिटी है, संविदात्मक जो दायित्व है और जो अपकृत्य होने पर स्टेट का दायित्व क्या है। अगर स्टेट के किसी कर्मचारी के द्वारा, स्टेट के किसी एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई संविदात्मक या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल गड़बड़ी हो जा रही है तो उसमें स्टेट की जो मास्टर सुपीरियर वाला जो सिद्धांत है उसमें स्टेट की क्या भूमिका रहेगी और किस हद तक भूमिका रहेगी। और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपका टॉपिक है 301 से लेकर के 307 तक, शायद 301 से शुरू है। अब अगर सवालों की बात करें जो आपके लिए जरूरी सवाल है, तो एक सवाल आपको संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान शब्द से आप क्या समझते हैं। संविधान की जो परिभाषा है उसको प्रयास करिए कि अपने अनुसार देने के बजाय संविधान के किसी जानकार के माध्यम से लिखिए कि उन्होंने संविधान के विषय में क्या कहा है। तो संविधान के जो प्रमुख तत्व हैं, संविधान की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, संविधान का मतलब क्या समझते हैं, इस प्रकार का आप एक सवाल देखिए। वहाँ के बाद वो जो सबसे जरूरी है आपके लिए वो है कि संविधान की प्रकृति क्या है। क्या संविधान की प्रकृति फेडरल है, क्या संविधान की प्रकृति यूनिटरी है, मीन्स क्या हमारा जो संविधान है वो संघवाद की बात करता है या एकात्मक सरकार की बात करता है। और जो भी बात आप लिख रहे हैं उसको पुष्ट करने के कारण बताइए। मीन्स अगर आपको लिखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर अगर है तो क्यों है, यूनिटरी का है तो क्यों है, अगर क्वासी फेडरल है तो क्यों है, हर प्रकार से तैयार होकर के मजबूती से जाइएगा। जैसे केसी वेरे ने इसको बोला कि क्वासी फेडरल है, तो क्वासी फेडरल का वो केसी वेरे का सेंटेंस है या आइवर जेनिंग का वो कोट है, सेंटेंस है, वो बहुत पूछा जाता है। जैसे सवाल है कि भारत का संविधान ना तो संघात्मक है, ना तो फेडरल है, और ना तो पूरी तरह से एकात्मक है, मीन्स ना तो पूरी तरह से वो फेडरल है, ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है। इस बात को समझाइए, दोनों का मिश्रण है, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार का सवाल आने की उम्मीद है। तो संविधान का अर्थ, उसकी परिभाषा और उससे कहीं अधिक के प्रकृति का सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो
आपके लिए रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों ही सिद्धांत बहुत जरूरी हैं, और ये भी देखना है कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ किस हद तक स्वीकार किया गया है, किस हद तक इंप्लीमेंट किया गया है, और भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शक्ति का विभाजन का सिद्धांत है, बंटवारे का सिद्धांत है। तो पहले तो आप सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझिए, सेपरेशन ऑफ पावर की यूएसए में क्या स्थिति है समझिए, और मुझे लगता है कल ये सवाल शायद सेपरेशन ऑफ पावर का यूएसए के मॉडल का आ भी चुका है पॉलिटिकल साइंस में। तो प्रयास करिए कि सेपरेशन ऑफ पावर जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें तुलनात्मक पढ़िए कि सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति हमने जहाँ से ली है यूएसए से, वहाँ से हमारे यहाँ तक आते आते क्या सेपरेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बदल गया है, और विधि का शासन और सेपरेशन ऑफ पावर। जिस समय आप संविधान के सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे होते हैं उस समय दोनों फीचर्स आप पढ़ करके वहाँ पर तैयार करके आते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप संविधान के जो लक्षण हैं, संविधान के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसके अंतर्गत पढ़िएगा, तो आपके दोनों सवाल तैयार रहेंगे। मीन्स अगर संविधान के आवश्यक लक्षण पूछे जा रहे हैं तो भी आप कर ले जाएंगे, और अगर संविधान के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ या सेपरेशन ऑफ पावर पूछा जा रहा है तो भी आप कर ले जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए तत्व और सार का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। केंद्र और राज्य के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का बंटवारा है, जो लेजिस्लेटिव पावर का बंटवारा है, और जो फिनेंशियल पावर का बंटवारा है, वो तीनों के तीनों आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपके सिलेबस में खूब मतलब आपके पुराने पेपर्स में और जो लगातार पूछा जाता रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का और लेजिस्लेटिव पावर के बारे में खूब पूछा गया है। और जिस समय ये पूछा गया है उस समय आपको ये भी पूछा गया है कि जो इस प्रकार के विवाद की स्थिति में जो तत्व और सार का सिद्धांत है, पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत, वो किस प्रकार से काम कर जाता है, किस प्रकार से टेरिटोरियल नेक्सस का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से काम कर जाता है। और जो फिनांस वाली जब बात, जो आपस में बंटवारे की बात है, तो फिनांस वाले पोर्शन पे सबसे अधिक जो सवाल आपसे पूछे जाने की उम्मीद रहती है वो रहती है मनी बिल को लेकर के। जैसे एक सवाल है कि संसद में जो लॉ है वो कैसे पास किए जाते हैं, कानून कैसे पारित किया जाता है, क्या मनी बिल को पास कराने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस पर कोई अंतर है, संसद के दोनों सदनों के मध्य असहमति को किस प्रकार सुलझाया जाता है, या वित्तीय विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया। तो जो फिनांस से रिलेटेड सवाल आया है वो केवल और केवल धन विधेयक का मतलब मनी बिल का सवाल आया है, और मनी बिल को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मनी बिल को कौन बताएगा कि ये मनी बिल है, कौन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और मनी बिल को पास कराने में और ऑर्डिनरी बिल को पास कराने में जो प्रक्रियात्मक जो अंतर है, जो प्रोसीजरल डिफरेंस है वो क्या है, उसको लेकर के आप तैयार होकर के आइए। वित्त आयोग के कर्तव्य पर कभी कभार टिप्पणी पूछी गई है और बहुत छोटी में टिप्पणी पूछी गई है। तो वित्त आयोग का जो कर्तव्य है या कहें कि कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं बहुत छोटे में कभी ए बी करके टिप्पणी करके पूछा गया है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो हैं, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। धारा 105 भी पढ़िएगा। जैसे सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत पार्लियामेंट के हाउसेज को कौन कौन से प्रिविलेजेस उपलब्ध हैं और कब इन प्रिविलेजेस के प्रयोग में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि क्या संसदीय विशेषाधिकार के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो किस मामले में कर सकता है, नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा आपके लिए सवाल ज़रूरी है वो जहाँ पे आप जुडिशरी के विषय में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो पूरे जुरिस्डिक्शन है उसको लेकर के आपसे सवाल पूछा जाता है। और कभी कभी मीन्स ज़्यादातर समय सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आपको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन खास तौर पर पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। जैसे एक तो सामान्य सवाल है कि डिस्कस इन ब्रीफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अगर इसी सवाल में देखें अगर देखें तो डिस्कस द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप दोनों प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहिएगा। पहला तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पढ़ना है और उस जुरिस्डिक्शन में विशेष रूप से ध्यान देना है कि 143 में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है, कैसा है। उसके बाद हम अगर जो हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करी, सवाल है कि व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड डिस्कस द रिलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के साथ इसकी एक तुलनात्मक आपको अध्ययन करते हुए जाना है। और पॉलिटिकल क्वेश्चन की जो बात है तो पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत है इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसको डेवलप कैसे किया गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्रिटिकली एग्जामिन करने का सवाल है, लेकिन ये एक आध बार आया है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आपके लिए ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी भी है तो
बहुत सामान्य सा सवाल है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ करके रखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, तो वो टिप्पणी जैसा है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको स्किप करना चाहिए, कोई ढंग का सवाल, मजबूत सवाल आपको लेना चाहिए। उसके बाद आपके लिए इमरजेंसी आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। इमरजेंसी के अंतर्गत कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो सबसे पहले तो आपको जानते रहना है कि जो आपात की स्थिति है वो किन किन आधारों पर हो सकती है, उसकी घोषणा किन किन आधारों पर की जा सकती है, कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं, क्या आपके पास न्यायालय जाने का कोई अधिकार बचता है या नहीं बचता है। इस प्रकार के सवाल आप देखते हुए आइए। उसके बाद संविधान के संशोधन की बात करें तो वहाँ पर संविधान के संशोधन वाला सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको पढ़ करके आइएगा। संविधान के संशोधन के साथ साथ आप बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा जो प्रिंसिपल है कि किस केस में उसको उसकी उत्पत्ति हुई, किस केस में उसको और मजबूती प्रदान की गई, किस केस में उसके नई चीज़ें जोड़ी गई। जैसे सवाल है कि डिस्कस द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू व्हिच एक्सटेंट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट की शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की, वो उसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है। क्या प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, क्या फंडामेंटल राइट पर संशोधन हो सकता है, क्या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है उसमें संशोधन करके उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जा सकता है। इस प्रकार के सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको देख करके आइएगा। उसके बाद जो आपके लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। एक संघात्मक संविधान, एक संघात्मक राज्य में, एक संघ शासन वाले राज्य में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, व्यापार का, वाणिज्य का और समागम की जो स्वतंत्रता है वो एक किसी संघात्मक संविधान का एक आवश्यक तत्व है, उसकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार का सवाल आने की उम्मीद है तो उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका ऊपर से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसके जो उसका जो नेचर है उसको लेकर के एक सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स को लेकर के सवाल, और उस जो फीचर है उसमें खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल होना, कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी होना, रूल ऑफ लॉ का होना और सेपरेशन ऑफ पावर का होना, ये सारे के सारे आपको सेलेंट फीचर में पढ़ करके जाना है। दूसरी यूनिट से अगर देखें तो लेजिस्लेटिव पावर का सवाल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सवाल, और लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का जो जब बंटवारा हो रहा है उस स्थिति में जो अगर कुछ विवाद की स्थिति हो रही है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स काम आते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को के प्रयोग से आप बचते हैं कि झगड़ा ना हो, उसको लेकर के एक सवाल। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के फंडामेंटल राइट की तुलनात्मक अध्ययन का एक सवाल। उसके बाद हम जुडिशरी की अगर तरफ बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो तमाम सारा जुरिडिक्शन है उसको लेकर के, और वहाँ पर थोड़ा सा उसमें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो फिलोसॉफिकल किस्म का एक सवाल है उसको लेकर के छोटी सी एक टिप्पणी, पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेकर के सवाल। उसके बाद इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, इमरजेंसी का जो मोड है कैसे होगा, उसका सारा प्रकार कैसे होगा, उसमें कौन कौन से राइट सस्पेंड होंगे वो सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर के सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है उसको लेकर के सवाल, वो एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं वहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ करके जाइए। और कॉन्ट्रेक्चुअल और जो प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है किसी भी फेडरल या किसी भी यूनियन टेरिटरी में, वो उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है, वो उसका एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसको लेकर के एक सवाल। बाकी अगर छोटी छोटी टिप्पणियों की बात करें या ए बी करके जो सवाल कभी कभी पूछे गए, जैसे आपसे पूछा गया कि निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, तो उसमें जैसे 141 आर्टिकल 141 को लेकर के सवाल है। जम्मू कश्मीर की स्थिति चूंकि अभी हाल में बदली है, तमाम सारे उसमें परिवर्तन आए हैं, तो उसको लेकर के अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के टिप्पणी पिछली बार पूछी गई थी। तो इस प्रकार के जो तमाम सारे बर्निंग इश्यूज हैं उसको लेकर के सवाल पूछे जाने की उम्मीद रहती है। टैक्स और फीस में अंतर एक बार पूछा गया था कि टैक्स और फीस का अंतर क्या है। भारत के एक बार ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के 5 मेंबर्स के नाम लिखिए। तो इस प्रकार के सवाल मुझे नहीं लगता है कि ये सब सवाल अभी आने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के सवाल ए बी करके पूछे गए हैं जो उस समय ट्रेंडिंग रहे हों। जुडिशियल रिव्यू को लेकर के सवाल है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को लेकर के सवाल है, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे कभी कभी ए बी करके पूछा गया है। एसआर बोमई को लेकर के 356 को लेकर के कमेंट पूछा गया। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और 226 का जो संबंध है या कहें कि जो रिट्स का मामला है, जो पीआईएल का मामला है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ करके जाइएगा। कभी कभी जुडिशरी वाले पोर्शन में कुछ जोड़ करके पूछ लेते हैं कि 32 और 226 में जो जुरिडिक्शन है वो किसका ज़्यादा है, किसका कम है, इस प्रकार का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी, मतलब काफ़ी हैं, यहाँ से आपको सवाल सारे मिलेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका पेपर बढ़िया हो, यही कामना है। जल्दी आपका जो नया विषय होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।